देश की राजधानी से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर बीते 31 अगस्त को नूह में दंगे हुए। हम सभी जानते हैं कि दंगों के पीछे का कारण था कि हिंदू समाज के द्वारा नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई। इस दौरान नूह दंगे हुए। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे को इस दंगों का आरोपी ठहराया गया और अपने पक्ष में तरह तरह के तर्क दिए। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य नूह घटना पर चर्चा करना नहीं है, लेकिन मैं नूह घटना के साइड में जो घटनाक्रम चला और विशेष रूप से राजनीतिक स्तर पर जो बयानबाजी हुई, मैं उस बयानबाजी को अपनी आज की वीडियो में शामिल कर रहा हूं। वैसे भी साथियों, देश के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, इसलिए देश की राजनीति में नूह दंगों की चर्चा भी बहुत तेजी से हो रही है। यही कारण है कि नूह दंगों को लेकर के जो बयानबाजी है वह भी तूल पकड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान कुछ ऐसी बयानबाजी हुई जिसको लेकर के हमारे देश का मीडिया का एक पक्ष और देश का सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग भी उन बयानों को तवज्जो नहीं दे रहा है, या यूं कहें कि तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हर पक्ष अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार बयानों को ट्विस्ट कर रहा है और चुन रहा है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि यह बयानबाजी इस तरह के दंगों में, विशेषकर नूह दंगों के बाद, क्या भूमिका बना रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यह मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर क्यों देश के अंदर तेजी से हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ रहे हैं। बिहार से लेकर बंगाल तक, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक, आखिर क्यों लोगों के अंदर इतने टकराव और आक्रामकता की भावना पैदा हो रही है, क्यों धार्मिक यात्राओं को निशाना बनाया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट में। साथियों, नूह घटनाक्रम को हम सब भली भांति जानते हैं। पूरा घटनाक्रम किस तरह चला, उसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा उसमें क्या कार्रवाई की गई। कार्रवाई में जिस बात का सबसे अधिक विरोध किया गया वह मुस्लिम समाज के द्वारा यह बात कहते हुए विरोध किया गया कि हरियाणा सरकार के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। यहां पहली बार हमने देखा कि हरियाणा सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर दंगे में शामिल आरोपियों के संपत्तियों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाए गए। वहीं जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि हिंदू समाज के द्वारा यह कहा गया कि उनकी यात्रा जो बीते 31 अगस्त को नूह में निकाली जा रही थी वो शांतिपूर्ण थी और उसके ऊपर वहां के मूल निवासियों मुस्लिम पक्ष के द्वारा पथराव किया गया, फायरिंग की गई और उन्होंने किसी तरह से मंदिर में घुस करके बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाई। बहुत तरह की बातें आ रही हैं। लोग आई थिंक 5 या 6 लोगों की मौत भी इसमें हुई। वहीं मुस्लिम पक्ष ने यह बात कही कि जो यात्रा थी, यात्रा में शामिल कुछ लोग हथियारबंद थे, उनके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों पर या वहां के स्थानीय लोगों पर हमले किए गए। खैर, यह जांच का विषय है और हरियाणा सरकार इस जांच को कर रही है। जो भी होगी हम सबके सामने आएगी। इस दौरान साथियों 4 बयान सामने आते हैं। इन 4 बयानों को मैं मुख्यतः नूह दंगों को लेकर के महत्वपूर्ण मानता हूं। पहला बयान मोनू मानेसर, जो कि अपने आप को गोरक्षक कहता है, उसका बयान था और इस बात को मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा, जो मेवात के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत तूल दिया। उन्होंने कहा कि
मोनू मानेसर जो कि पहले से मेवात के लोगों को टारगेट करता रहा है, कई लोगों की हत्या, यहां तक कि जो मेवात का एक हिस्सा राजस्थान में है वहां से 2 लोगों को नासिर और जुनूद को लेकर के आया और उसकी हत्या में वो उसको आरोपी ठहराते हैं। हालांकि जांच का विषय है, अब क्या होता है वो जांच में निकल के आएगा। लेकिन नूह में जो दंगे हुए उसके लिए मोनू मानेसर के बयान को जिम्मेवार ठहराया गया। सभी जानते हैं कि मोनू मानेसर ने जब ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी तो उससे पहले एक वीडियो रिलीज करके सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की थी कि लोग अधिक से अधिक संख्या में ब्रजमंडल यात्रा में शामिल हो और इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं। यदि मोनू मानेसर के बयान को देखें तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसमें कोई आपत्ति बिल्कुल भी नहीं लगती है। यात्रा में शामिल होने की अपील एक आपराधिक कृत्य नहीं कहा जा सकता है। कुछ ऐसी ही बात हरियाणा सरकार की जांच में भी आई है और नूह और जो हरियाणा की पुलिस है उसने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो इस तरह जो मोनू मानेसर पर विशेष रूप से अपील को लेकर के जो बात कही गई है, तो मैं इस बयान को या इसको गलत नहीं मानता हूं। यहां पर उसके ऊपर लगाए जा रहे जो आरोप है, जो उसको आरोपी ठहराया जाता है, उसको मैं एक तरह से दूसरे पक्ष का अपने बचाव के लिए काउंटर मान सकता। इसी पूरे घटनाक्रम में मुस्लिम समाज की तरफ से एक और गोरक्षक गुड्डू बजरंगी पर भी आरोप लगाए गए। कहा गया कि इस दंगों के लिए गुड्डू बजरंगी के भड़काऊ बयान जिम्मेवार है। सबने देखे गुड्डू बजरंगी के द्वारा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वीडियो रिलीज के दौरान किया गया वह वाकई में आपत्तिजनक है। एक सभ्य समाज के अंदर एक सभ्य नागरिक को इस तरह की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात, इस तरह की भाषा को सुनकर दूसरा पक्ष या कोई भी व्यक्ति अपना आपा खो सकता है और किसी तरह की एक आपराधिक घटना को तरफ बढ़ सकता है। लेकिन यदि नूह दंगों के संदर्भ में मैं देखूं तो गुड्डू बजरंगी का बयान भड़काऊ हो सकता है, सजा के काबिल हो सकता है। इसके बावजूद भी मैं यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि गुड्डू बजरंगी के बयान को लेकर के कोई समाज दूसरे समाज की शोभा यात्रा के ऊपर पथराव, फायरिंग या हमला बोल दे। हालांकि मेवात के स्थानीय लोग या जो मेवात के हमलावर हैं जिन्होंने ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर हमला किया, उनके बचाव में जो तर्क रख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि न गुड्डू बजरंगी ने इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी की होती और न नूह के अंदर इस तरह के हालात पैदा होते। अर्थात यह लोग सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि नूह की घटना क्रिया की प्रतिक्रिया थी, यानी क्रिया गुड्डू बजरंगी के द्वारा की गई भड़काऊ बयानबाजी देकर, जिससे नूह का युवा वर्ग, नूह के लोग, स्थानीय लोग, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग इतने उद्वेलित हुए कि उन्होंने ब्रजमंडल यात्रा के ऊपर हमला करने का फैसला कर लिया। साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नूह की घटना को क्रिया की प्रतिक्रिया कह करके गलत बात का सपोर्ट करना चाहते हैं या नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर हुए हमले को एक तरह से जस्टिफाई करना चाहते हैं। यदि साथियों क्रिया की प्रतिक्रिया को आधार मानकर नूह के दंगों को हम जस्टिफाई करने लग जाएंगे तो हम एक दूसरी दिशा में लाइन खींचना शुरू कर देंगे, और यदि यह लाइन खींचती है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गुजरात में हुए दंगे और दादरी के अंदर हुआ बिसाड़ा कांड, इसके अलावा और भी कई दंगे जायज ठहराए जा सकते हैं। इसलिए मैं ये व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया का लबादा उड़ाकर नूह की घटना में और विशेषकर नूह के आरोपियों को बचाने का प्रयास न किया जाए। साथियों, नूह के अंदर तीसरी बयानबाजी जो सबसे मुखर रूप से हुई वह थी असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा हम सभी देख रहे हैं पिछले कई सालों से ओवैसी जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं, जिस तरह से वक्तव्य देते हैं, उससे उनका एजेंडा है
कि वह भारत के अंदर मुसलमानों के एकमात्र रहनुमा है। अब यह तो मुस्लिम समाज तय करे कि ओवैसी की बात कितनी मुस्लिम समाज के हित में है और कितनी अहित में है, और उन्हें मुस्लिम समाज का रहनुमा बना किसने दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने व्यक्तित्व और अपनी छवि के बाहर जाकर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने भी सीधे सीधे तौर पर कह दिया है कि नुहू हिंसा के लिए मोनू मानेसर का बयान जिम्मेवार है। यानी कि वह एक तरह से खुद को जांच एजेंसी भी बना लेते हैं और उसका जजमेंट भी तुरंत सुना देते हैं। कभी उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अंदर नूह के स्थानीय विधायक के बयान की चर्चा नहीं की है। उन्होंने यानी कि विधायक जो है नूह के मोमन खां, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था कि अब की बार आइए हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। और एक बात और साथियों, ये बात भी सही है कि जो हरियाणा पुलिस की जांच आई उसमें कुछ ये बात पता चली कि लोगों को गलत तरीके से इस तरह गुमराह कर दिया गया कि जिस मोनू मानेसर को लेकर के नूह के लोगों के मन में आक्रोश था, चाहे वो गोरक्षा को लेकर हो या कई तरह के मामलों में हो या जुनैद और नासिर की हत्या में लोगों के द्वारा उस आरोपी बनाए जाने के कारण हो, घटना से पूर्व एक प्रचार किया गया कि इस ब्रजमंडल यात्रा में मोनू मानेसर आएगा। और जिस तरह की प्लानिंग के तहत यह घटना की गई, उससे तो लगता है कि हरियाणा की विधानसभा में मेवात के विधायक मोमन खां का जो बयान है उसने मेवात के युवाओं को आक्रोशित करने का काम किया। हालांकि इसके पीछे कौन है, हरियाणा सरकार जांच कर रही है, सब चीज निकल के सामने आएगी। एक बात और साथियों, कल का ही बयान है हरियाणा के जो गृह मंत्री है अनिल विज, उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अंदर और स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए कह दिया है कि नूह घटना के पीछे बहुत बड़ी साजिश निकल के सामने आएगी। और इशारों में उन्होंने जो विरोधी दल है, विपक्षी दल है कांग्रेस की तरफ इशारा भी दे दिया है। खैर साथियों, जिस बयान की मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं वह बयान प्रत्यक्ष रूप से हरियाणा के नूह दंगों को लेकर नहीं है, लेकिन देश के अंदर होने वाले नूह जैसे दंगे, चाहे वो हरियाणा में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो या फिर राजस्थान यूपी में हो, इस तरह के बयान और इस तरह के लोग ही मेरी व्यक्तिगत तौर पर जो समझ है वो यह है कि वही असली रूप से इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेवार होते हैं। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका हो, लेकिन भूमिका बहुत जबरदस्त होती है। इन लोगों का एक जादुई प्रभाव होता है। यह थे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का। अजीज कुरैशी वैसे तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के द्वारा जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को पकड़ा जा रहा है उसके ऊपर बयानबाजी की है, लेकिन इस बयानबाजी के दौरान उन्होंने कांग्रेस को कोसा है, कांग्रेस क्यों जा रही है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो ढांचा था, जो विचारधारा थी उसके खिलाफ है, वो बातें उन्होंने बहुत कही। नर्मदा गंगा मैया को जय बोलने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से देश के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, मुसलमान अब इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश के अंदर 22 करोड़ मुस्लिम आबादी में से यदि इस अत्याचार का विरोध करते हुए 1-2 करोड़ मर भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। साथियों, यह बयान किस हद तक जा सकता है या इस बयान को लोग किस हद तक स्वीकार कर सकते हैं, इसकी बानगी भी हमें उस सभा के दौरान मिली जब इस बात को कहे जाने के बाद अजीज कुरैशी के बयान पर लोगों ने तालियां बजाई। अब आप समझ सकते हैं कि अजीज कुरैशी जो कि एक समाज के बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, लोग उनकी बात को फॉलो करते हैं और उनकी बात पर अमल करते हैं या उनकी बात को अकाट सत्य मान लेते हैं।
तो साथियों, मेरी नजर में अजीज कुरैशी जैसे लोगों के बयान नूह की घटना के लिए बड़े जिम्मेवार हैं। यह मेरा मानना यह भी है कि जो लोग अभी तक मोनू मानेसर और गुड्डू बजरंगी को नूह दंगों के लिए जिम्मेवार मान रहे थे, उन्हें जिम्मेवार बता रहे थे, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग की बात मैं कर रहा हूं, जिसने आजकल छटनी कर करके बयानों को और तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करने का एक फैशन बनाया हुआ है, उनके द्वारा अजीज कुरैशी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गाहे बाहे इधर उधर से मुंह छुपाने के लिए कुछ लोगों ने जरूर कहा कि आपत्तिजनक है, लेकिन उनके इस आपत्ति में या उनके इस बात में वह लहजा नजर नहीं आता है जिस लहजों को लेकर के वो मोनू मानेसर को अपराधी बताते हैं। मैं मोनू मानेसर या गुड्डू बजरंगी के फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जांच हो, जांच में यदि यह लोग दोषी पाए जाए तो बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि एक शांत समाज को डिस्टर्ब करने का, अशांत करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन साथियों, क्या नहीं लगता है कि अजीज कुरैशी जैसे लोग जो जिम्मेवार पदों पर रह चुके हैं, उनके इस तरह के बयान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के अंदर नूह जैसी घटनाओं की प्रवृत्ति के कारण बनते हैं, उनको दोहराए जाने के कारण बनते हैं। यह लोग एक समाज के ठेकेदार बनकर अपने चंद राजनीतिक हितों के लिए समाज के लोगों को दूसरे लोगों से डराते हैं। ये अपने भाषणों में संकेत देना चाहते हैं कि देश का बहुसंख्यक वर्ग देश के अल्पसंख्यक वर्गों को हड़पने जा रहा है। ये एक ऐसा भय से परिपूर्ण माहौल तैयार करते हैं जिस माहौल में अल्पसंख्यकों को डरा के रखा जाए, उनको अशांत करके रखा जाए। साथियों, एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस तरह के बयान, देखिए, यह मैं एक बात कहता हूं कि देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए जिस तरह से धार्मिक मुद्दों को ट्विस्ट करके, बयानबाजी करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक हितों के लिए भड़काया जाता है, वह दुखद है। लेकिन इसके पीछे एक और बात है। जिस तरह से नूह की हिंसा हुई, ब्रजमंडल यात्रा के ऊपर, धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, दिल्ली के अंदर कई बार धार्मिक शोभा यात्राओं पर पथराव हो चुका है। बिहार हमारे सामने अभी घटना, हाल की ताजा उदाहरण है कि किस तरह बिहार के अंदर जो एक यात्रा निकाली जा रही थी उसके ऊपर हमला हुआ। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कांवड़ यात्राओं को लेकर के एक पक्ष के द्वारा विरोध जताया गया। बंगाल इस समय कुख्यात हो चुका है कि वहां पर देश का बहुसंख्यक वर्ग, जो कि इस समय बंगाल के कई जिलों में अल्पसंख्यक हो चुका है, वह शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता है। यदि ऐसी किया जाता है तो हम देखते हैं कि शोभा यात्राओं के ऊपर हमले होते हैं, पथराव होता है, आगजनी होती है। साथियों, पत्थरबाजी का ट्रेंड हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर, और यह ट्रेंड जम्मू कश्मीर से निकल करके धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। क्या इसके पीछे कोई साजिश नहीं दिखती है? पूरे देश के अंदर कहीं भी देखिए, पत्थरबाजी का वही ट्रेंड है। यात्राएं, शोभा यात्राएं, अल्पसंख्यकों के द्वारा पथरावबाजी। अगर इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो इस देश के अंदर बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा कभी अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक आयोजनों पर कोई पथराव नहीं किया जाता, होना भी नहीं चाहिए। जब देश का संविधान हर व्यक्ति को अपने धार्मिक भावनाओं को प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है, उन्हें सेलिब्रेट करने का अधिकार देता है, तो यह अधिकार जितना बहुसंख्यकों का है उतना ही अल्पसंख्यकों का है। लेकिन क्या कारण है कि जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय लगभग 3 दशक पहले बड़े प्रेम से एक साथ रहे, धार्मिक आयोजन को छोड़ दें तो बहुत सारे रीति रिवाज, मान्यताएं, सांस्कृतिक पहचान, पहनावा लगभग हिंदू जैसा रहा। लेकिन पिछले 30 दशक में तेजी से ये सांस्कृतिक एकरूपता बट रही है।
यह सांस्कृतिक रूपता का पतन हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण समाज में अभी भी इस तरह की चीजें दिखती हैं कि 3 दशक पहले लगभग बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आपस में एक दूसरे को समान अभिवादन से नवाजते थे, राम राम कहते थे। बहुसंख्यक भी सलाम वालेकुम कहने में हिचकते नहीं थे। इसके अलावा आप मुस्लिम समाज में देखिए, जिस तरह हिंदू समाज के अंदर भात, छूचक या अन्य परंपराएं हैं शादी विवाह में, वहां भी जिस तरह की हिंदू समाज में है, बहुसंख्यक समाज में, वैसी अल्पसंख्यक समाज में भी है। बहुत सी ऐसी बातें थी जब अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज यदि उनके धार्मिक कर्मकांडों को छोड़ते तो पहचाना जाना मुश्किल था। धीरे धीरे एक ट्रेंड चल पड़ा है साथियों। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुस्लिम समाज के अंदर एक धड़ा भारतीय पहचान या जो एक कॉमन पहचान है उसको छोड़ता जा रहा है, उससे दूर होता जा रहा है। या मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि भारतीय इस्लाम का अरबिक इस्लामीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय इस्लाम का इस्लामीकरण करने का प्रयास हो रहा है, उसी तरह इस्लाम समाज से जुड़ी भारतीय पहचानों को धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। इस वर्ग के बीच एक होड़ है कि मुस्लिम या इस्लाम के जानकार वही हो सकते हैं जो अरब की मान्यताओं, अरब की रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे। और इस वर्ग के लोगों के बीच बड़ा मुसलमान होने की होड़ मची हुई है। उसी का प्रभाव है कि दोनों समाज एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर बहुसंख्यक समाज वही खड़ा है और मुस्लिम समाज का एक वर्ग, पूरा समाज नहीं, एक वर्ग धीरे धीरे दूर जा रहा है, लेकिन एक वर्ग का अब प्रभाव समाज के अन्य पक्षों पर भी पड़ रहा है। तो यहां मैं ये भी कहूंगा कि दूसरी तरफ देखा देख बहुसंख्यक समाज भी दूर होता जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये जो भारतीय इस्लाम का अरबीकरण हो रहा है, अरब का इस्लाम बनाया जा रहा है, वह समाज, हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच टकराव का एक बड़ा कारण है। यह जो भारतीय इस्लाम का अरबी इस्लाम बनाने की जो एक होड़ चल पड़ी है, उसके बीच में देश विरोधी ताकतें भी समय समय पर कूद पड़ती हैं। यह देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सनातन धर्म है वह भारतीय है, भारतीय इस्लाम है वह भी भारतीय है, और भारतीय इस्लाम की अपनी एक खूबसूरती है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय इस्लाम का किसी भी तरह से इस्लाम, अरबिक इस्लाम बनाने की आवश्यकता है। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। नमस्कार।